नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार। आज हमारे बीच में ब्रजेश वत्स से जुड़े हुए हैं, जो कि एजुकेशन में समाज में बच्चों के भविष्य के लिए बहुत अच्छी जानकारी देते हैं। हम आज सीधे ही बातचीत करेंगे और उनसे जानने का प्रयास करेंगे एजुकेशन पर क्या-क्या संदेश देना चाहते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर पहले तो आप हमारे दर्शकों को अपना पूरा नाम और परिचय एक बार दे दें। मेरा नाम ब्रजेश वत्स है। मैं डाइट शाहपुर में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ और हमारा जो उत्तरदायित्व है डाइट का, वो जितने भी अध्यापक जिले में कार्यरत हैं, वो चाहे किसी भी स्तर पे हैं, चाहे वो स्कूल हेड्स हैं, पीजीटीज हैं, टीजीटीज हैं अथवा पीआरटीज हैं, उन्हें समय समय पर इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में उनको शामिल करना, उन्हें ट्रेन करना। साथ ही अब हमारे इंस्टीट्यूट में इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स की शुरुआत भी नई शिक्षा नीति के अनुरूप होने जा रही है, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 2020 के तहत, जिसमें इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड और बीए बीएड की कोर्सेज भी आगामी सत्र से बहुत जल्द ही शुरू होने जा रहे हैं। सर इंटीग्रेटेड वाली बात करी है तो कुछ बारीकियां होती हैं उसके अंदर, तो उन बारीकियों को कैसे लाया जाता है समाज के देखिए, बीच में? पहले जो टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज थे वो पृथक रूप से होते थे। जो शैक्षणिक आपकी योग्यता होती थी उसको अर्जित करना और एक वाणिज्यिक या व्यावसायिक जो योग्यता है उसको अर्जित करना, तो बीए का पार्ट अलग करवाया जाता था और बीएड का पार्ट अलग होता था। लेकिन अब जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, वह इस चीज की वकालत करती है कि जो व्यक्ति शिक्षण के इस प्रोफेशन में आना चाहता है, तो उसमें एक कीन इन्वॉल्वमेंट उसकी जो है बहुत जरूरी है। तो उसके लिए उसे आफ्टर 10+2 ही एज ए कैरियर ऑप्ट करना होगा, जिसको वह एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में विद बीए बीएड एंड बीएससी बीएड वो उसको परस्यू करेगा। नई शिक्षा नीति हमें अपने पाश्चात्य से, हमारे पुरातन से जोड़ने का प्रयास करेगी। साथ ही हम एक रोट लर्निंग जो विद्यालयों में ज्यादा प्रचलित है, उससे हम दूर रहें और हम ज्ञान का जो वास्तविक भाव है उसको समझ पाएं और इस रोट लर्निंग से हम अपने आप को छुटा सकें। साथ ही जो इसमें महत्वपूर्ण है कि हम स्किल्स को डेवलप करें, बच्चा करके देखे, अपने हाथों से स्किल्स डेवलप करे, जिसमें अब आने वाले पाठ्यक्रम में 6ठी कक्षा से ही बच्चों को वर्किंग विद डूइंग के भाव से पढ़ाया जाएगा। उन्हें व्यवसाय के लिए भी तैयार किया जाएगा। सिर्फ एक किताबी ज्ञान ना देकर के उन्हें व्यवहारिक ज्ञान भी दिया जाएगा। सर जैसे आपने बात करी है राज्य शिक्षा नीति के जो है, तो किस तरीके के, जैसे बहुत सारे बच्चे पढ़ने में बड़े अच्छे होते हैं, मेधावी होते हैं, लेकिन वो कुछ गरीबाई के कारण जो है वो पूरी तरीके से उस चीज को कवर नहीं कर पाते हैं। क्या उनके लिए भी सरकार द्वारा कोई ऐसी सुविधा होती है, या आपकी संस्था या आपके माध्यम से कुछ लोग जो है इस चीज में अपना बेनिफिट उठा सकें? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे जितने भी राजकीय विद्यालय हैं उनमें शिक्षा लगभग निःशुल्क रूप से ही बच्चों को प्रोवाइड की जाती है। साथ ही 8वीं कक्षा तक जब बच्चा हमारे पास विद्यालय में पढ़ता है तो उसे मध्याह्न भोजन हम प्रोवाइड कर रहे हैं। बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म्स के लिए स्टाइफंड्स दिए जाते हैं। बच्चों को बुक्स, टेक्स्ट बुक्स जो हैं एससीईआरटी हरियाणा की तरफ से और हमारा हरियाणा शिक्षा बोर्ड है उसकी तरफ से फ्री उनको जो है प्रोवाइड करी जा रही हैं। निदेशालय इस चीज के लिए तत्पर है कि कोई भी बच्चा बिना पुस्तकों के 8वीं कक्षा के स्तर तक ना रहे। साथ ही जो हमारा कोर्स और कुरिकुलम समय समय पर अपडेट होता है, उसके बारे में हम टीचर्स को ट्रेन करते हैं, उनको शिक्षित करते हैं, ताकि उनको अध्यापन में किसी भी प्रकार की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कोई भी दिक्कत ना आए। आज हम जो यहाँ आए हुए हैं उसका जो मुख्य एजेंडा है वो है पॉक्सो एक्ट। कोई भी बच्चा, मासूम बच्चा जो अभी वयस्क नहीं हुआ है 18 साल की आयु तक, पैदा होने से ठीक, यदि उसके साथ कोई भी दुराचार होता है, कोई भी सेक्सुअल असोल्ट होता है, तो उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम सब समाज का हर वर्ग इससे जागरूक हो, और अगर कहीं इस प्रकार का क्राइम होता है तो उसके लिए रेलेवेंट एक्ट्स हैं, जैसे कि पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो एक्ट से मैं बतलाना चाहूंगा, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 है ये। उसमें यदि किसी भी बच्चे के साथ किसी भी प्रकार का दुष्कर्म होता है तो उसको छुपाए ना,
उसको रिपोर्ट करें, उसमें उसके माता पिता आगे आए, अध्यापकगण उनको प्रॉपर ट्रेनिंग हम इस बारे में दे रहे हैं, ताकि बच्चा यदि कक्षा में किसी भी इस प्रकार के सिम्टम्स दिखाता है, वह अपना होमवर्क नहीं करके ला रहा, वो किसी से बातचीत करने में हेजिटेट कर रहा है, वह अपने आप को बाकी दोस्तों से पृथक रखने लगा है, तो निश्चित ही इस चीज का अंदेशा होता है कि उसके साथ कोई ना कोई ऐसा दुराचार होने की संभावना उसमें रहती है, बिल्कुल रहती है। तो इन चीजों को अब टीचर्स क्लासरूम में ऐसे बच्चों को कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे उनको कॉन्फिडेंस में लेकर के बातचीत की जाए और फिर उनका निवारण किस प्रकार से किया जाए। हाँ, हमारे पास जो एक्ट है उसमें बहुत ही जटिल दंड की प्रक्रिया है जो मासूम बच्चों के साथ इस प्रकार का घिनौना कृत्य करते हैं, और इसमें सिर्फ उनके खिलाफ दंड का प्रावधान ही नहीं, अपितु वो जो बच्चा है जिसकी मानसिक स्थिति कमजोर हो चली है, उसको फिर से हम किस प्रकार से रिहेबिलिटेट कर पाए, पुनः वो अपने जीवन में सामान्य रूप से लौट आए और फिर से वही हंसता हुआ खिलखिलाता हुआ बच्चा पुनः विद्यालय में जो है वो। सर, पास्को वाली बात करी है तो इसमें एज का क्या 14 साल तक है या इससे भी ज्यादा का? नहीं, कितने समय तक का पीरियड इसमें राइट फ्रॉम द बर्थ जो है बच्चा शामिल होता है, और जब तक वो वयस्क नहीं बन जाता, 18 साल की आयु अटेन नहीं कर लेता और इस स्थिति में नहीं आ जाता कि वो किसी को सेक्सुअल रिलेशनशिप में शामिल होने के लिए अपनी कंसेंट देने लायक मैच्योर नहीं हो जाता, उस एज तक के सभी बच्चे इसमें शामिल होते हैं। आज यहाँ नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन एनसीपीसीआर से सदस्य आए हुए थे, उपस्थित थे, साथ ही स्टेट काउंसिल है जो कमीशन है हमारा हरियाणा का, वहां से भी जो है सदस्य अच्छी खासी तादाद में उपस्थित थे, साथ ही शिक्षा विभाग के टीचर्स, स्कूल मुखिया यहाँ उपस्थित थे, ग्राम पंचायतों से प्रतिनिधि भी यहाँ आए हुए थे, विभिन्न जिलों की जो CWCs हैं, चिल्ड्रन वेलफेयर कमेटीज हैं, उनके सदस्य भी, उनके प्रधान या सदस्य यहाँ उपस्थित थे, साथ ही जितने भी CDPOs हैं हमारे करनाल जिले की ब्लॉक्स के, वो सभी WCDPOs यहाँ उपस्थित थी, सुपरवाइजर्स यहाँ उपस्थित थे। तो आज यहाँ हमने उनको इस मंच के माध्यम से यही जानकारी देने की कोशिश की है कि बच्चे के जो राइट्स हैं, जीवन शिक्षा अनिवार्य है, जीवन भोजन अनिवार्य है, और भी बहुत सारी चीजें अनिवार्य हैं, लेकिन उन सभी चीजों में जो सबसे पहले जो चीज सबसे अनिवार्य है हमारे लिए, वो है जीवन का अधिकार। अगर बच्चा जीवित रहेगा तो उसे भोजन भी हम दे पाएंगे, हम उसे अच्छे कपड़े भी दे पाएंगे, हम उसे अच्छी शिक्षा भी दे पाएंगे। लेकिन यदि बच्चे से जीवन का अधिकार ही हम छीन लेंगे तो फिर इस शिक्षा का कोई औचित्य नहीं रह जाता। तो ये जो हमारा जो मुख्य आज उद्देश्य था, इन सब लोगों को हमने ट्रेन किया, इनकी जो फील्ड में क्वेरीज थी उसके ऊपर भी हमने बात की। अब बात सिर्फ इतनी नहीं है कि जो बच्चा विद्यालय में पढ़ने आता है और समस्या को जूझ रहा है, केवल उसी को ही हम इसमें शामिल करें। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो विद्यालय तक आ ही नहीं पा रहे हैं। आप ट्रैफिक सिग्नल्स पर जाकर के देखिए जी, कितने बच्चे आपको भीख मांगते हुए मिलते हैं। आपको बहुत सारे बच्चे चाइल्ड लेबर में जो है संलिप्त पाते हैं। तो उसके लिए एक टास्क फोर्स जो जिले पर नियुक्त है, उसको हम किस प्रकार से रिपोर्ट करेंगे, किस प्रकार से उन बच्चों को हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ह्यूमन ट्रैफिकिंग में तो वो बच्चा आकर के पढ़ करके इस जंजाल में कि फिर इस स्तर तक बेगरी के या इस प्रकार के प्रोस्टिट्यूशन के कामों में संलिप्त तो नहीं है। वो चीज भी हमें पहचाननी पड़ेगी, और पहचानना सिर्फ उस बच्चे को नहीं है जो व्यक्ति उसे इस प्रोफेशन में धकेल रहा है या उसके साथ इस प्रकार का अन्याय होने के लिए जो जिम्मेवार है, हम उस व्यक्ति को भी पूरी तरह से चिन्हित करें, और चिन्हित करने के बाद हम ये इंश्योर करें कि वो वापस अपने परिवार में समायोजित हो सके, वापस वो अपने शिक्षा में, अपने विद्यालय में लौट सके। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे जो बच्चों को रास्ते पर लाने वाले वो माँ बाप ही होते हैं। ज्यादातर बच्चे माँ बाप ही अपने बच्चों को जो है रेड लाइट पर ज्यादातर भेजने का प्रयास करते हैं, और वो पूरे करनाल ही नहीं, हरियाणा ही नहीं, पूरे देश में इस तरीके का सिलसिला चल रहा है। जो बच्चों को भविष्य पढ़ने का होना चाहिए, शिक्षा का ज्ञान का होना चाहिए, अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित होना चाहिए, वो सिर्फ
भीख मांगने तक ही सीमित रह गए हैं, तो उनमें कुछ भी ऐसा सुधार नहीं हो पाता है ताकि वो समाज में कुछ ये लगे कि वो अपने जीवन को जी रहे हैं। राजेंद्र जी, मैं आपकी बात से पूर्ण रूप से सहमत हूं। देखिए, जब समस्या यहाँ आती है कि बच्चा अबोध है, उसके परिवार के साथ छल किया गया है और बच्चे और परिवार की सहमति के बगैर बच्चे को जबरदस्ती ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जरिए इस धंधे में धकेला जा रहा है। जी। परंतु स्थिति और ज्यादा गंभीर हो जाती है जब माँ बाप इग्नोरेंट हैं, खुद भी बेगरी में वो संलिप्त हैं, साथ ही अपने बच्चों को भी वो जो है इस प्रोफेशन में ला रहे हैं। वहां उनकी कन्विंसिंग कर पाना, उनको इस जाल से निकाल पाना, हमारी जो जिला स्तरीय टीम है, राज्य स्तरीय टीम है या राष्ट्रीय कमीशन है, उन सब के लिए ये चुनौती बहुत है ही जटिल हो जाती है स्थिति हमारे लिए। परंतु हम फिर भी प्रयासरत हैं, उनको काउंसलिंग के जरिए उनको रिहेबिलिटेट करने का हम पुरजोर प्रयास कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हर एक बच्चा इससे बाहर आए। सर, मेरा एक बहुत ही गंभीर सवाल ये भी है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, कई बार माँ बाप जो है ना वो लोगों से हमदर्दी लेने के लिए, कुछ पैसे की ज्यादा इनकम करने के लिए लोग भी उसमें बहुत ज्यादा पैसे देने का काम करते हैं। चलिए यार, छोटा बच्चा है, वो जो है उसको कुछ दे दो, तो करते करते कई दिहाड़ियां वो बड़ों से भी ज्यादा कमा लेते हैं। तो इसलिए भी तो कुछ लोग बच्चों को ला रहे हैं। हाँ, तो आज अब जब हमारा ऐसा कोई रोकथाम है जिससे कि रुक जाए? कॉन्फ्रेंस चल रही थी, एक उदाहरण किसी ने दिया था, सीडब्ल्यूसी सदस्य नहीं, वो मेरे ख्याल किसी और अन्य जिले से थे यहाँ, कि एक बच्चा बिहार से घर से भाग आता है, भाग करके आकर के यहाँ किसी से काम मांगता है, किसी शॉपकीपर या कोई लघु उद्योग वाले कोई बता रहे थे वो, उनके पास वो एम्प्लॉयमेंट जो है पा लेता है। उस बच्चे को उसने मारना पीटना, उसके साथ दुराचार करना, उसको एक प्रकार से बंधक बना लेना और फिर उस बच्चे को ना वेतन देना, उस बच्चे को रेस्क्यू किया गया। जी, उस बच्चे को रेस्क्यू किया गया। तो इस प्रकार की चुनौतियां हैं हमारे सामने, बिल्कुल हैं। तो हमें बिल्कुल तह तक जाना पड़ेगा, नीचे उतरना पड़ेगा, कारण ढूंढना पड़ेगा। अब वो ये एग्जाम्पल तो एक ऐसा था कि बच्चा स्वयं घर से भाग के आ गया। ऐसे भी बच्चे हैं जिनको किशोर अवस्था में है, रोजगार का लालच दिया जाता है और अन्य लालच दिया जाता है। घर में समस्या ऐसी है कि आय का साधन नहीं है, उन्हें विद्यालय से ड्रॉप आउट होना पड़ता है, फिर वो रोजगार ढूंढते ढूंढते इधर से उधर, उधर से इधर, और वो कहीं ना कहीं प्रोस्टिट्यूशन रैकेट चलाने वाले या फिर जो ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाले हैं, इनके हत्थे बिछड़ जाते हैं। तो आज इसके बारे में भी कमीशन से आज का जो पूरा सेमिनार किया गया है, वो काफी संख्या में, ज्यादातर बाहर से भी कुछ लोग आए हैं, अधिकारी भी आए हैं, उन्होंने एक पास्को के पर एक बहुत अच्छा रिसर्च किया है और आप लोगों ने भी उसमें एक संदेश दिया है। तो अब आज के निर्णय क्या है और हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना? मैं दर्शकों को यही संदेश देना चाहूंगा कि देखिए, जो बच्चे हमारे विद्यालय में हैं, यदि वो आपके आस पड़ोस में हैं, आपके घर में हैं या आपके किसी भी रूप में ये संपर्क में आते हैं कि इस बच्चे के साथ दुराचार हुआ है, तो आप चुप ना रहिए। यू रेज अलार्म फर्स्ट ऑफ ऑल। आप अलार्म रेज करें और अलार्म रेज करके उस चीज को सीडब्ल्यूसी है उसके संज्ञान में लाएं, आपके निकटतम जो पुलिस थाना है उसके संज्ञान में लाएं, और एक हेल्पलाइन नंबर है 1098 1098 1098। इस नंबर पर आप तुरंत इस क्राइम की रिपोर्ट करें। एक बार और दोबारा मैं एक बार से फिर से रिपीट करना चाहूंगा, आप इस चीज को चिल्ड्रन वेलफेयर कमेटी, जो जिला स्तरीय कमेटी है सेक्टर 12 में एडीसी ऑफिस के निकट स्थित है, आप वहां उसके संज्ञान में लाएं। उसके अलावा आप जो निकटतम पुलिस थाना है उसको आप रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर बच्चा किशोर अवस्था का है और फिर उसके साथ क्राइम हो रहा है तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत जेजेबीज बने हुए हैं हर जिले में, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, आप जेजेबी के नोटिस में ला सकते हैं। और हेल्पलाइन नंबर मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा, 1098 1098 इस नंबर पर आप कॉल करें। ये निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 24/7 हर टाइम ये एक्टिव है। हम अवेयरनेस का प्रोग्राम चला रहे हैं, विद्यालयों में हम टीचर्स को ट्रेन कर रहे हैं, हम बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में जानकारी दे रहे हैं। और इस अवेयरनेस से ही देखिए, जब कोई क्राइम हो चुका होता है उसके बाद तो जो एक्ट है उसके जो हैं, जो उसमें लेट डाउन है, जो दिशा निर्देश हैं, प्रोविजंस हैं, उनका पालन होकर के
जो दोषी है उसको दंडित किया जा सकता है, परंतु हम ऐसी स्थिति पर जाएं ही क्यों, हम पहले ही उस क्राइम को होने से रोक दें। तो हाँ, उसके लिए जरूरत है समाज में अवेयरनेस की, विद्यालयों में बच्चों की अवेयरनेस की। हम हर स्कूल में बच्चों के अवेयरनेस प्रोग्राम्स चला रहे हैं। हमारे जिले में कुल 754 गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, जिसमें चारों श्रेणी के विद्यालय आते हैं, वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हैं, उच्च विद्यालय हैं, माध्यमिक विद्यालय हैं, प्राइमरी विद्यालय हैं, प्राथमिक विद्यालय हैं। हम सभी स्कूल्स में बच्चों के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स अपनी टीम्स को भेज करके वहां कंडक्ट करवा रहे हैं। बच्चों को किसी भी प्रकार का आपत्तिजनक व्यवहार उनके सामने कोई एग्जिबिट करता है, बच्चे को एक अच्छा स्पर्श क्या होता है, खराब स्पर्श क्या होता है, उसके बारे में जानकारी देना, ये सब काम हम कर रहे हैं। उसके अलावा जो विद्यालयों में पढ़ा रहे टीचर्स हैं उनको जागरूक कर रहे हैं। धन्यवाद। तो इसी के साथ ही मैं आप सब लोगों को ये संदेश देना चाहूंगा कि ये जो बच्चे हैं, ये मासूम बच्चे हैं, ये हमारे देश का भविष्य है। आगे चलकर इन्हीं बच्चों को हमारे देश की बागडोर संभालनी है, और यदि ये सुरक्षित रहेंगे, ये अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे, ये अच्छे माहौल में रह पाएंगे, तो इनके मस्तिष्क जो हैं अच्छी तरह से विकसित होंगे। और अगर इनके मस्तिष्क और इनका शरीर का विकास अच्छे रूप से हुआ तो निश्चित रूप से ही हमारा देश भारत जो है तरक्की की राह पर अग्रसर होगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। तो देखिए, बच्चों का अवेयरनेस रखना बहुत जरूरी है। हमारे विजय बस जी ने एक बहुत ही संक्षेप में बहुत ही अच्छी जानकारी दी। हम अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद। मैं राजेंद्र कुमार, जेएल न्यूज। धन्यवाद।